अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंजाइम का लेक्चर 2 जिसमें हम लोग करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंजाइम की अगर हम लोग नेचर को देख लें तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एंजाइम जो है दे आर प्रोटीन्स, और आपने दूसरे चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो है वो दो तरह की होती हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन है और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। तो एंजाइम जो है वो कैटेगराइज होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर, इसलिए इनका ज़्यादातर रोल जो है वो फंक्शनल है हमारी बॉडी के अंदर। तो पहला एंजाइम का करैक्टर ये हुआ कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अच्छा, दूसरा एंजाइम जो है हम लोगों ने ये बात पहले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि एंजाइम जो है दे आर कैटलिस्ट, एंड द मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज़ टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन से समझ लें आप, मुराद है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है वो है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी तेज़ी के साथ होता है। तो एंजाइम जो है ये इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और कैटलिस्ट की ये भी प्रॉपर्टी है कि वो ख़ुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता, यानी जितनी क्वांटिटी आप शुरू में यूज़ करोगे एंजाइम की या किसी भी कैटलिस्ट की तो लास्ट पर भी उतनी ही बची होगी। उसके बाद एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट को चेंज करते हैं और प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी ना ही नेचर को और ना ही उनकी प्रॉपर्टीज़ को ये डिस्टर्ब नहीं करते, उनको इफ़ेक्ट नहीं करते। एंजाइम और कैटलिस्ट जो है इनके बारे में ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी अगर थोड़ी सी क्वांटिटी भी अगर मौजूद हो केमिकल रिएक्शन के अंदर तो वो सफिशेंट होती है, वो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देती है, क्योंकि ये ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते, बस इनका मेन काम है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज कर देना। एंजाइम जो है बड़े स्पेसिफ़िक होते हैं अपने एक्शन के अंदर। हर केमिकल रिएक्शन के लिए, हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो मौजूद होता है, या ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो मौजूद होगा। तो इसलिए एंजाइम जो है दे आर वेरी मच स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। उसके बाद एंजाइम जो है ये सेंसिटिव होते हैं पीएच, चेंज इन पीएच में। कुछ एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, तो वही पीएच अगर उनकी होगी वो ऑप्टिमम पीएच जो है उसी पर वो काम करेंगे। अगर आप पीएच चेंज कर दोगे तो वो काम नहीं बेहतर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टमक की बात कर लें तो स्टमक में पेप्सिन है, तो वो 2 pH होगी तो वो पेप्सिनोजिन में चेंज होगा और अल्टीमेटली अपनी डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है उसको वो परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप pH चेंज कर देंगे तो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी तरह हर एंजाइम को पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जिस पर वो बेहतर काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और इसी टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं। जब कोई बीमार पड़ जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो उस वक्त एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो भी बेहतर तौर पर परफॉर्म नहीं हो पाती। एंजाइम जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी इफ़ेक्ट करता है। लास्ट डे भी हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि कुछ एंजाइम को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उनकी ज़रूरत होती है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोगों ने कोफैक्टर का नाम दिया था। तो कोफैक्टर जो है वो भी कुछ एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं। एंजाइम जो है ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह ये एंजाइम जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, किस तरह वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो हर केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। हम लोग उस एनर्जी को, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दे देते हैं। एंजाइम दरअसल क्या करते हैं कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और लोअर एनर्जी पर ही उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं।